हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप देखे होंगे तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर एक टाइप का ग्रेविटी फिल्टर था। उसी प्रकार से रैपिड सैंड फिल्टर भी एक प्रकार का ग्रेविटी फिल्टर ही है। ठीक है, इसमें भी वाटर को हम लोग बिना किसी प्रेशर के टॉप टू बॉटम इसमें फ्लो कराएंगे, है ना। इसलिए इसका नाम क्या एक प्रकार से ग्रेविटी फिल्टर है। ग्रेविटी फिल्टर का मतलब यहाँ पे पानी में किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ता है ना। तो एक दो प्रकार के फिल्टर होते थे, कौन कौन से, ग्रेविटी फिल्टर और आपका प्रेशर फिल्टर। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के फिल्टर होते थे, दो प्रकार के। एक था आपके पास ग्रेविटी फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर था एक, और एक था आपके पास प्रेशर फिल्टर। ठीक है, प्रेशर फिल्टर और ग्रेविटी फिल्टर के अंतर्गत दो फिल्टर थे, आपको मैं याद दिला देता हूँ कौन कौन सा। एक था स्लो सैंड, एक था रैपिड सैंड, रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो इसमें हमने स्लो सैंड फिल्टर को पिछले क्लास में कवर कर लिया, तो आज अपन कर लेंगे रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। क्या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कैसे काम करता है हमारा फिल्टर, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर एक प्रकार का फिल्टर ही है दोनों। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर उसका नाम क्या लिखा था स्लो सैंड फिल्टर, मतलब वो उसका जो फिल्टर करने का जो रेट है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम था किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। लेकिन आपका रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर हमारे डिमांड को फुलफिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी पानी को फिल्टर करेगा और जिससे कि हमारा डिमांड पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इसका पूरा एक बार वो देखते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। ये फिल्टर अभी आपको दिख रहा होगा एक फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर का मैं पहले आपको एक हिस्सा बता देता हूँ। सबसे टॉप लेयर पे क्या रहता है, आपका वाटर रहता है। इस टॉप लेयर पे क्या है, यहाँ पे वाटर है। इसके बाद बॉटम वाला लेयर है, ठीक है, येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर एक और लेयर रहता है, इसके ऊपर एक और क्या रहता है, एक और टाइप का लेयर बना होता है जिसे अपन स्मूथ डेका लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ डेका लेयर बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार का क्या रहता है, ये डर्टी लेयर रहता है, डर्टी लेयर। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, डर्टी लेयर है। डर्टी लेयर के बाद आपको एक और पार्ट दिख रहा होगा, वो है आपका सैंड। ठीक है, इसके बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को, सैंड। उसके बाद एक और आपको ब्लैक कलर का एक लेयर दिख रहा होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटेड ग्रेवल। ठीक है, ये इसका पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन डायग्राम है। इसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा है बहुत सारे आपको पाइप दिख रहे होंगे, उसे अपन बोलते हैं लेटरल ड्रेन पाइप। इसे क्या बोलते हैं, लेटरल ड्रेन पाइप। यहाँ पे अंडर लिखा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटरल ड्रेन पाइप। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से जो पानी आएगा सैंड, सबसे पहले स्मूथ डेका डर्टी लेयर पे वो छनेगा, जितने भी इसके जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो वहाँ पे हट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिल्टर मीडियम, जो फिल्टर मीडियम आपका लगा हुआ है, जो आपका सैंड का रहता है, वहाँ पे आपका कुछ कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, वो वहाँ पे फंसेंगे। उसके बाद आपका ग्रेवल से होते हुए पानी आपका कहाँ जाएगा, इस वाले आपका अंडर ड्रेन पाइप में जाएगा। ठीक है, फिर इस अंडर ड्रेन पाइप से हमारा जो वाटर है आगे वाले प्रोसेस में आपका वाटर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है आपका। इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा, बस मैं इसका सेक्शन डायग्राम बता रहा था आप लोगों को कि वाटर कहाँ पे रहेगा, उसके बाद इसका सैंड लेयर कैसे रहता है, फिर ग्रेवल लेयर, फिर आपका अंडर ड्रेन पाइप। अंडर ड्रेन पाइप देखो यहाँ पे एक अच्छे समझना इसको, एक बीच में एक मेन ड्रेन पाइप है और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे से पार्ट्स पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे से सेक्शन पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, जितने भी ग्रेवल वाले पार्ट हैं वहां से पानी इस साइड पाइप में जाएगा, साइड पाइप के बाद आपका इस मेन पाइप पे जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पे वाटर का ड्रेनेज सिस्टम काम करेगा। इसका मैं आपको वर्किंग कंडीशन बताता हूँ। इसमें जो थ्योरेटिकल हमको लिखना है वो वर्किंग कंडीशन ही बस लिखना है। ठीक है, ये मेन डायग्राम है। ये मेन डायग्राम अगर आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको ये मेन डायग्राम बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका मेन डायग्राम है। तो मेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वाटर यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, वाटर कहाँ से एंटर होगा, इस वाले पार्ट से। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मतलब यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, वॉल्व। वॉल्व को हम लोग ओपन करेंगे तो पानी जाएगा, वॉल्व को क्लोज करेंगे तो पानी नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ही समझना है। वॉल्व ओपन क्लोज, जैसे कि हमारे वॉशरूम में एक टोटी लगा हुआ रहता है, जैसे वॉल्व बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको अपन बंद करेंगे तो पानी नहीं आता है ना, खोलते हैं तो पानी आता है। उसी प्रकार से ये वॉल्व है, एक नंबर को खोलेंगे तो एक नंबर से पानी जाएगा और इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको जितने भी वॉल्व हैं, वॉल्व का मैं आपको एक लोकेशन दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से वॉल्व को कौन कौन सा नंबर दिया गया है। ये हो गया 1 लोकेशन, पहला 1 वॉल नंबर है। फिर 2 वॉल नंबर, इसके नीचे है 3, ठीक है, इसके नीचे है 4,
इसको बस ध्यान से समझना ना, अभी पूरा वॉल पे डिपेंडेड है, इसका पूरा पर वर्किंग कंडीशन पढ़ने वाले हैं, उसी को ही हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉल नंबर यहाँ पे 5 है और इसके बाद वॉल नंबर यहाँ पे 6 है। आपको ये समझना है कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आपका वॉल्व है। ये आपका पूरा डायग्राम है, ये आपका टैंक है, ठीक है। ये वॉल्व हो गया, इसके बाद ये पूरा टैंक आपका बनाया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये टैंक बना हुआ है, इस टैंक में ये वाला लेयर सैंड का लेयर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ देर पहले उसका सेक्शन डायग्राम। फिर ग्रेवल, फिर यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऊपर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 टंकी लगी हुई है, कंप्रेस्ड एयर टंकी और वॉश वाटर स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये क्या है, कंप्रेस्ड एयर टैंक है। कंप्रेस्ड एयर टैंक मतलब यहाँ से हम लोग एयर को प्रेशराइज वे में भेजेंगे, ठीक है। क्यों भेजेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, आने वाले अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा। ये कंप्रेस्ड एयर टैंक है, जैसे कि आप लोग साइकिल या गाड़ी वाड़ी में हवा भराते हो तो वहाँ पे एक कंप्रेस्ड एयर टैंक लगा होता है, जिसके थ्रू आपके टायर में हवा भरा जाता है ना, आपकी गाड़ी या साइकिल के टायर में हवा भरा जाता है कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे वॉश वाटर स्टोरेज। वॉश वाटर स्टोरेज मतलब नॉर्मल सा एक प्रकार का वो टैंक है, क्या है वो, वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, ठीक है। तो ये इसका पूरा डायग्राम है, डायग्राम में आपको बता दिए लेटरल ड्रेन पाइप है, फिर सेंट्रल ड्रेन पाइप है, इतना समझ गया। और यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे एक टंकी दिख रहा है छोटा सा, इसको अपन बोलते हैं बैक वॉश वाटर टैंक, ठीक है। एक प्रकार का क्या है ये, बैक वॉश वाटर टैंक। मतलब इसका मतलब ये है, जब हम लोग टंकी को धोएंगे ना, ये वाला जो रैपिड सैंड फिल्टर को धोएंगे, इसको जब अपन साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, तब जो पानी जो जहां जाएगा वो इस टैंक पे जाएगा, ठीक है। बैक वॉश वाटर टैंक में यहाँ पे आपका पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। तो आपको अभी मेन चीज समझना है, यहाँ पे जो भी आपका वॉल्व है, वॉल्व को अच्छे तरीके से समझना है। ये 1 नंबर है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपका वॉल नंबर है। इसको बस आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की, 1 नंबर वॉल का है, 2 नंबर वॉल का है, 3 4 5 6 वॉल नंबर का है, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा, इसको अच्छे से समझते हैं अपन, आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना समझना। तो इसमें देखो, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, सेम एज अ स्लो साइड फिल्टर है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल जैसे कि उसमें जैसा अपन उसमें करते थे हमारे स्लो साइड फिल्टर में, सबसे पहले अपन स्लो साइड फिल्टर में क्या करते थे, नॉर्मली उसमें अपन 2-3 दिन के लिए पानी बहाते थे नॉर्मल वाटर को, जिससे कि उसमें अपन अलग से ऑर्गेनिक मैटर देते थे, अलग से न्यूट्रिशन देते थे, ताकि न्यूट्रिशन देते थे, उसमें एल्गी जनरेट होता था, एल्गी ऑक्सीजन लेता था, ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करता था, है ना। इस प्रकार से अपन स्मूथ डेका लेयर वहां पे बनाते थे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मूथ डेका लेयर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2-3 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे स्मूथ डेका लेयर बनाएंगे, मतलब एक प्रकार का डर्टी स्किन बनाएंगे, जो कि बायोलॉजिकल जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे, है ना, जो भी इम्प्योरिटीज होगी, वो यहाँ पे स्मूथ डेका लेयर्स पे छन जाएगी, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, स्मूथ डेका लेयर कैसे काम करता है ना। ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, खाना है, ऑर्गेनिक मैटर लेके एक प्रकार का ये खाना है। अगर खाना खत्म हो जाएगा तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते थे। उसी एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे हम लोग, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन बोलते थे, है ना। ये बहुत बेहतरीन टर्म है, इसको हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, कोई भी टीचर या कहीं पे भी आपको वाइवा पूछा जा सकता है कि एंडोजेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है। मतलब बैक्टीरिया जब एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने ही भाई बहन अपने ही दोस्त को खाना शुरू कर देते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, वो एक दूसरे को मार देंगे, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया है वो आपस में खत्म हो जाते हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है आपस में खत्म हो जाते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेम टू सेम जैसा हमारा फ्लो सैंड फिल्टर का प्रिंसिपल था, सेम एज इट इज है, बस यहाँ पे एक चेंजेस है। चेंजेस क्या है, यहाँ पे जो सैंड का पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे जो सैंड का पार्टिकल है, इसकी जो साइज रहेगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे कि एकदम फाइन सैंड हमारा नहीं रहेगा, स्लो सैंड फिल्टर में आपका एकदम फाइन सैंड होता था। फाइन सैंड होने के कारण आपका वाटर धीरे धीरे नीचे जाता था, धीरे धीरे नीचे जाने के कारण आपका वाटर ट्रीटमेंट में थोड़ी देरी आती थी, है ना, थोड़ी तेजी से नहीं होता था, वो आराम से होता था, इसलिए उसका नाम क्या था, स्लो सैंड फिल्टर। इसके बाद इसके नीचे आपका ग्रेवल लगा हुआ है, ग्रेवल सेम साइज का लगा रहेगा जैसे कि आपका
स्लो सैंड फिल्टर में लगा हुआ था, बस यहाँ पे एक चेंजेस है, चेंजेस के यहाँ पे जो सैंड मीडियम है उसकी साइज थोड़ी चेंजेस रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा कोर्स सैंड रहेगा, एकदम बारीक रेती नहीं रहेगा, एकदम फाइन सैंड नहीं रहेगा, आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा कोर्स सैंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे चेंजेस कहाँ पे। उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब हम इसको इस वाटर इस फिल्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉल नंबर 1 एंड 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वॉल नंबर 1 एंड 2 को खोलेंगे। वॉल नंबर 1 ध्यान से देखना ना, वॉल नंबर 1 और 4 को, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉल नंबर 1 एंड 4 आर ओपन, क्लियर है। यहाँ से जब मैं वॉल नंबर 1 एंड 4 को ओपन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से वाटर इन करेगा, वाटर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ टॉप प्लेयर पे जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पे कहाँ जाएगा, इस टॉप लेयर पे आएगा। फिर वाटर धीरे धीरे यहाँ पे फिल्टर होगा, फिल्टर में क्या होगा, यहाँ पे स्मूथ का लेयर है, यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सैंड से फिल्टर होगा वाटर, फिर इसका ग्रेवल पे जाएगा, ग्रेवल के बाद यहाँ पे लेटरल ड्रेन पाइप में जाएगा, और लेटरल ड्रेन में पाइप जाने के बाद यहाँ से नॉर्मल वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या यहाँ का ट्रीटेड वाटर जो है वो वॉल नंबर 4 से निकलेगा, क्लियर है यहाँ तक का। मैंने वॉल नंबर, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, इस फिल्टर को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद पहला काम क्या रहेगा मेरा, 1 एंड 4 को ओपन करेंगे। 1 से पानी इनलेट होगा और 4 से आउटलेट होगा, ठीक है। यहाँ से पानी इनलेट हो रहा है, ठीक है, और 4 से आपका पानी आउटलेट हो रहा है, ठीक है। और ये आउटलेट जो फॉर्म है ये क्या है, प्रकार का ट्रीटेड वाटर है, ठीक है, ट्रीटेड वाटर है, क्लियर है यहाँ तक का। तो अपना 1 एंड 4 को ओपन किए हैं और आपका 1 एंड 4 से आपका नॉर्मली आपका जैसे कि हमारा सोल्यूशन फिल्टर काम करता था वैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी को अपन लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, लगातार कर ही रहे हैं। इसके बाद जब ये पूरे तरीके से काम हो जाएगा इसी तरीके से, और बारी आती है क्लीनिंग की, ठीक है। जब हम इस रैपिड सैंड फिल्टर को जब अपन क्लीन करेंगे तो क्लीन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्लीन करने के लिए आपको वॉल नंबर 1 एंड 4 को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल नंबर 1 और 4 को अपन क्लोज करेंगे तो कौन कौन सा वॉल अपन ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। वॉल नंबर 2 ओपन करेंगे, वॉल नंबर 5 ओपन रहेगा, वॉल नंबर 6 ओपन रहेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग टाइम अपन क्या करेंगे, इसके पहले मैं क्या बता था, जब ट्रीट करेंगे वाटर तब कैसा था, अभी अपन बता रहा हूँ आप लोग क्लीनिंग करेंगे तो कौन कौन सा वॉल यहाँ पे ओपन रहेगा। तो क्लीनिंग करेंगे तो वॉल नंबर 2 ओपन रहेगा, वॉल नंबर 5 एंड वॉल नंबर 6, ठीक है। यही जब मैं बता रहा हूँ ना, यही सब चीज थ्योरी में आपको लिखना है कि हम लोग जब ट्रीट करेंगे वाटर तो वॉल नंबर 1 एंड 4 को खोलेंगे, और जब इस फिल्टर को क्लीन करेंगे तो वॉल नंबर 2, 5, 6 ओपन रहेगा, ठीक है। तो जब वॉल नंबर 2, 5, 6 ओपन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखना, वॉल नंबर 6 से आपका वाटर आएगा, इसे अपन बैक वॉश बोलते हैं, ठीक है। जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसे अपन बैक वॉश करते हैं। बैक वॉश मतलब क्या होता है, क्या करते हैं, इसे अपन बैक वॉश करते हैं, ठीक है। बैक वॉश में क्या होता है, इस जो टैंक है इस टैंक से वाटर आएगा, ध्यान से देखना समझना, इस टैंक से वाटर आएगा और यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वाटर ऊपर मारेगा, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, क्लियर है यहाँ तक क्या बोलना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे बैक वॉश, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक वॉश का मतलब वाटर को हम लोग उल्टे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को प्रेशराइज्ड फॉर्म में ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। कंप्रेस क्या करता है, इसी प्रेशर को थोड़ा बरकरार करता है, ठीक है। वहां से नॉर्मल वाटर आ रहा है और कंप्रेस एयर के सारे अपन उस वाटर को और प्रेशर दे देते हैं बैक वॉश में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्या करते हैं, प्रेशर दे देते हैं। प्रेशर देने पे बैक वॉश करने का मेन काम हमारा ये है, मेन मकसद ये है कि जितने भी इम्प्योरिटीज आपका यहाँ पे फंसा होगा, ठीक है, कहीं पे भी आपका यहाँ पे होल में फंसा हुआ, कहीं पे भी आपका जो वॉइड स्पेसेस है वहां पे अगर फंसे होंगे तो बैक वॉश से वो इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे, और वो देखो वो इम्प्योरिटीज वहां पे जम जाता है, इसलिए आपका जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो थोड़ा स्लो काम करना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसी स्लो, जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर अगर स्लो काम करेगा, धीरे धीरे फिल्टर कर रहा है वाटर को, तो हम लोग क्या करेंगे, उस हमारे फिल्टर को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए अपन बैक वॉश यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं। बैक वॉश में आपका जो वाटर है अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जिससे कि जो भी आपके ग्रेवल में या सैंड में जितने भी वॉइड्स में जो भी इम्प्योरिटीज फंसी हुई थी उस इम्प्योरिटीज को हम लोग बैक वॉश से निकालेंगे, ठीक है। इससे अपन निकालेंगे, ऐसा करके बैक वॉश से आपका वाटर निकलेगा। इसके बाद जो बैक वॉश से वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद वॉल नंबर 2 से इसको अपन क्या करेंगे, नीचे इस वाले टैंक पे डाल देंगे, ठीक है। वॉल नंबर 2 से अपन क्या करेंगे, नीचे वाले जो बैक वॉश वाटर टैंक था वहां पे हम लोग इस वाटर को डाल देंगे, क्लियर है। बैक वॉश वाटर इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद जब हमारा फिल्टर क्लीन हो जाएगा इस प्रकार से, तब क्या करेंगे देखना, फिर से एक नया चीज बताने वाला हूँ। जब ये हमारा वाटर, हमारा जो फिल्टर है क्लीन हो जाएगा, तब अपन
1 को ओपन करेंगे एंड वॉल नंबर 3 को ओपन करेंगे। कौन कौन सा वॉल बोला हमें? वॉल नंबर 1 एंड वॉल नंबर 3 को ओपन करेंगे। ठीक है, जब वॉल नंबर 1 एंड 3 को आप सोचोगे कि सर आप 3 नंबर वॉल ओपन क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा आपका जो फिल्टर है वो तो क्लीन हो चुका है, तो आपको तो 4 नंबर फिल्टर ऑन करना था, है ना। 4 नंबर का वॉल को आपको ओपन करना था, लेकिन आप 3 नंबर का वॉल को ओपन क्यों कर रहे हो? एक क्वेश्चन बनता है, जनरल डाउट है। ठीक है, तो इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। वॉल नंबर 3 अपन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी हमारे बैक वॉल से जो इम्प्योरिटीज हटाए थे, गलती से अगर कोई इम्प्योरिटी वहां पे बची हुई होगी तो आपका क्या होगा, वो आपका ट्रीटेड वाटर में जा सकता था। ठीक है, वो आपका 4 नंबर वॉल से ट्रीटेड पानी में, जो साफ पानी है उसमें जा सकता था। इसीलिए उस इम्प्योरिटीज को आगे वाले ट्रीटमेंट प्रोसेस में ना जाए, ठीक है, वहां से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 नंबर वॉल को बंद करेंगे और नॉर्मली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 1 एंड 3 को ओपन करेंगे। 1 एंड 3 को ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पे समझना इस बात को। देखो, वॉल नंबर 1 से पानी आएगा, ये इस टाइम पे भरेगा, फिर ऊपर जाएगा, नॉर्मल ट्रीट हो रहा है। इसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज यहाँ पे अभी भी फंसी होगी, बैक वॉल से जो निकली नहीं होगी, वो ऐसा ऊपर से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे वाटर रहेगा वहां से वो निकल जाएगा। जब इम्प्योरिटीज वहां से निकल जाएगा तो वो वॉल नंबर 3 से होते हुए इस टैंक पे आपका भर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा कंप्लीट इम्प्योरिटीज जो है, कंप्लीट जो गंदगी है हमारा फिल्टर का, उसको अपन रिमूव कर दिए। क्लियर है? यहाँ पे वॉल नंबर 1 एंड 3 को ओपन क्यों किया, जितने भी इम्प्योरिटीज अपवर्ड डायरेक्शन बैक वॉश पे नहीं निकला होगा, वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन वॉश पे निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जब आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसको अपन 1-2 दिन में चलाएंगे ताकि जो भी इम्प्योरिटीज है वो आसानी तरीके से आपका वॉल नंबर 3 से होते हुए आपका टैंक पे चले जाए। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जब आपका ये वाला प्रोसेस 1 एंड 3 वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है, इसको अपन सही तरीके से रन करेंगे। ठीक है, तो जब रन कराएंगे तो आपका वॉल नंबर 1 एंड वॉल नंबर 4 ओपन रहेगा और वापस वही प्रोसेस सही तरीके से आपका 1 से पानी जाएगा ऊपर, फिर इस वाले टैंक पे भरेगा, फिर यहाँ से आपका सैंड पे फिल्टर होगा, ग्रेवल फिल्टर होगा, इस लेटरल ड्रेन पाइप में आपका पानी आएगा, फिर आपका मेन पाइप से होते हुए इस 4 नंबर वॉल से पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, यही कंप्लीट प्रोसेस है। जब भी आपको बताया ना मैं शुरू से, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर का ये वर्किंग प्रिंसिपल है ना। इसी वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है। क्लियर है यहाँ तक का? अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट होगा ना तो वीडियो पीछे कर लेना, पीछे करके वापस देखना स्टार्टिंग से कि अपन शुरुआत से क्या कर रहे हैं, है ना। इसी को आप 2-3 बार सुनोगे ना तो आपको इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इस डायग्राम को देख के आपको थ्योरी समझना है और थ्योरी को लिखना है। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद में इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी को अपन लिखेंगे और वही सेम टू सेम एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, एज इट इज मतलब जैसा आप इससे समझ रहे हो ना, वही चीज नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, या आप इसको जैसा समझ रहे हो, जैसा आप वर्किंग प्रिंसिपल इसको बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वैसा भी आप इसको सही तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद एक थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। ड्यूरिंग ऑपरेशन फिल्टर वॉल नंबर 1 एंड वॉल नंबर 4 इज ओपन। ठीक है, वॉल नंबर 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा है। तो वॉल नंबर 1 जब हमारा वाटर जो हमारा फिल्टर जब ऑपरेशन कंडीशन में रहेगा तो हमारा वॉल नंबर 1 एंड 4 रहेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन स्लो सैंड फिल्टर। मैं आपको ये बता रहा था कि रैपिड सैंड फिल्टर में चेंजेस यही है कि जो इसका सैंड का पार्टिकल का जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है स्लो सैंड फिल्टर के मुकाबले, ताकि आपका वाटर सही तरीके से यहाँ से जा सके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हम लोग हाई कर सके। ठीक है, तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सैंड इज मोर इन कंपैरिजन टू द स्लो सैंड फिल्टर, hence the size of the voids is comparatively more, which result in deeper penetration of the impurities in filter medium. Hence in the case of suitable backwashing alone is not sufficient and is accomplished by the backwashing। ठीक है, नॉर्मल वॉशिंग काम नहीं करते, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बैक वॉश करते हैं। बैक वॉश मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग वाटर को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। अगर आपका यहाँ पे मैं आपको वही बताया था कि स्लो सैंड फिल्टर में पार्टिकल का साइज फाइन सैंड रहता था, फाइन सैंड होने के कारण वहाँ पे वॉइड्स भी छोटे होते थे। यहाँ पे आपका रैपिड सैंड फिल्टर में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपन बड़े साइज का सैंड यूज कर रहे हैं, थोड़ा कंपैरेटिवली मोर देन रैपिड स्लो सैंड फिल्टर। हम लोग यहाँ पे सैंड की साइज थोड़ी बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सैंड का हम जो सैंड का जो पार्टिकल अगर अपन कोर्स सैंड यूज करते हैं तो यहाँ पे जनरली से बात है, अगर आप
बड़ा पार्टिकल चूज करते हो तो उसके वॉइड्स भी बड़े होंगे, ठीक है, उनके बीच का क्या होगा, वॉइड्स भी बड़ा होगा। जैसे कि ये मैंने इसको चूज किया, ये दो पार्टिकल है तो इसके बीच में क्या है, यहाँ पे बड़ा स्पेस बन रहा है। यहीं पे मैं छोटा पार्टिकल यूज करता तो छोटा पार्टिकल यूज करता, यहाँ पे जो वॉइड स्पेस है वो छोटा बनता है ना। तो बड़ा पार्टिकल यूज करने से हमारा वॉइड स्पेस बड़ा बनेगा, जिससे कि वहाँ पे इम्प्योरिटीज फंसने की चांसेस ज्यादा है, और इम्प्योरिटीज फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे तो नॉर्मल वॉश से हमारा इम्प्योरिटीज नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में बैक वॉश कर रहे थे, ठीक है, इस प्रकार से तो समझेंगे। इसके बाद बैक वॉश करते टाइम अपन क्या करते हैं, इन बैक वॉशिंग वॉल नंबर 5, 6 एंड 2 आर ओपन एंड वॉल नंबर 4 आर क्लोज। यही मैं आपको बताया था, जब अपन बैक वॉश कर रहे थे तो 5, 6 अपन ओपन कर रहे थे। 5 किसके लिए था, कंप्रेस्ड एयर के लिए था, है ना, कंप्रेस्ड एयर के लिए था। और आपका 6 क्या था, वाटर टैंक के लिए था, है ना, वाटर टैंक के लिए। एंड वॉल नंबर 2 था आपका बैक वॉश वाटर का टैंक था, ठीक है, बैक वॉश वाटर का टैंक था, जहाँ पे आपका जो इम्प्योरिटीज वाला वाटर है, गंदा पानी है, वो वहाँ पे उस टैंक पे जमा होता था, ठीक है। तो वॉल नंबर 5, 6 एंड 2 ओपन किए थे अपन, और वॉल नंबर 4 को बंद किए थे। इसके बाद देखेंगे आगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस compressed air and pressurized water is passed through the medium and in backward direction, मतलब upward direction में, resulting in the increase in porosity filter medium, thereby increasing the opportunity of entrapped impurities to get washed away with flowing pressurized water that is finally collected in wash water through and disposed out of the filter through wall number 2 into the wash water gutter, ठीक है। तो आपको ये बता रहा था कि मैं जब अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपका यहाँ पे अपन 5 नंबर वॉल खोलेंगे, 6 नंबर वॉल खोलेंगे, 5 से कंप्रेस दिया जा रहा था, 6 से आपका नॉर्मल वाटर जा रहा था। इससे अपन क्या कर रहे थे, बैक वॉश अपवर्ड डायरेक्शन में आपका वाटर को भेज रहे थे, इसी अपन क्या बोलते हैं, बैक वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को भेज रहे थे, इसे अपन क्या बोलते हैं, बैक वॉश बोलते हैं। तो बैक वॉश करने से आपका जो भी पानी है वो आपका वॉल नंबर 2 से आपका गटर में चले जाएगा, ठीक है, वॉल नंबर 2 से आपका गटर में चले जाएगा। तो ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे, after the back washing is complete, wall number 2, 5, 6 are closed and wall number 1 and 3 are open, ठीक है, wall number 1 and 3 are open, by which the filter is again loaded with settled water from sedimentation tank, but it is not used for the further treatment after the filtration. Sufficient time is provided for growth of smooth speckle layer, which is removed in cleaning process after the growth of the layer in wall number 3 is closed and filter water is situated collecting from wall number 4, ठीक है। ये वही चीज बता रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया, जब अपन बैक वॉशिंग से, ठीक है, इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं, जब अपन बैक वॉशिंग से 2, 5, 6 वॉल नंबर को कर लिए, उसमें 2, 5, 6 वॉल नंबर को अपन क्लोज करेंगे। 2, 5, 6 वॉल नंबर क्लोज करने के बाद अपन क्या करेंगे, वॉल नंबर 1 एंड 3 को ओपन करेंगे, वॉल नंबर 1 एंड 3 को ओपन करेंगे। वॉल नंबर 1, 3 ओपन करने के बाद अपन क्या करेंगे, 1 से नॉर्मल जो अपन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर आता है तो उसको अपन डालेंगे, और 3 को अपन नॉर्मली गटर में वापस फेंकेंगे, ठीक है। 3 को अगर मैं ओपन करूंगा तो जो आपका ट्रीटेड वाटर है, जो गंदा अभी भी जो इम्प्योरिटीज फंसा होगा आपके टैंक में, वो 3 नंबर वॉल से निकल के गटर पे चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस को अपन थोड़ी देर तक अपन फॉलो करेंगे। जब ये क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब अपन क्या करेंगे, वॉल नंबर 3 को बंद करेंगे और वॉल नंबर 4 को ओपन करेंगे, ताकि आपका ट्रीटेड वाटर आने वाली ट्रीटमेंट प्रोसेस में जा सके, ठीक है। तो सेम टू सेम वही हो रही है जो मैं आपको पहले बताया था, सेम टू सेम आपको यहाँ पे उसकी को समझ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट theoretical part. The entire process of back washing is complete 15-30 minutes. इस बैक वॉशिंग को कंप्लीट होने में 15 से 30 मिनट लगता है, और फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करते हैं अपन 24 से 48 घंटे में अपन लगातार क्लीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि 15 से 30 मिनट में बस आपका वाटर क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो हम 24 से 48 घंटे में हमारे रैपिड सैंड फिल्टर को क्लीन करते रहते हैं। जब भी आपका पानी स्लो जाएगा फिल्टर से, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको हमारे रैपिड सैंड फिल्टर को क्लीन करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लगता है, 2 से 2.5%, मतलब एक दिन में जितना पानी यूज होगा, एक दिन में क्या होगा, जितना पानी यूज होगा उससे उसका 2 से 2.5% आपका वाटर आपके रैपिड सैंड फिल्टर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड बाय दिस फिल्टर इज 920 मीटर स्क्वायर। एरिया जो रिक्वायर्ड होता है 10 से 80 मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कुछ डेटा है, कुछ इसका स्पेसिफाइड डेटा है कि हम लोग को ये सब यूज करना है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वही डेटा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रैपिड सैंड फिल्टर का एरिया कितना होता है, फ्लोरेसेंट सैंड फिल्टर का एरिया कितना होता है ना, तो वही सब आपका पूछा रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, द रेट ऑफ बैक वॉश इज इन द रेंज ऑफ 50 to 90 सेंटी
मीटर पर मिनट, मतलब जो बैक वॉश कर रहे हैं वाटर को अपन 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट प्रेशराइज वाटर भेजते रहते हैं, है ना, ताकि आपका सही तरीके से बैक वॉश हो सके। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। उसके बाद पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज कितना है, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ये वाला पढ़ना। ठीक है, द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ 0.35 to 0.5 mm एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी Cu इज 1.2 to 1.6। Cu वही जो पहले था, ठीक है, d60/d10। सी का फॉर्मूला क्या होता है, d60/d10। इसको डिटेल में आप लोग कहाँ पढ़ोगे, सॉइल मैकेनिक्स से पढ़ोगे। सॉइल मैकेनिक्स में इसका अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद the depth of the sand layer is approximately 90 cm and that of gravel medium is 60 cm। तो यहाँ पे जो सैंड को अपन फिल कर रहे हैं टैंक में, उसका जो डेप्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 90 सेंटीमीटर रहेगा, और इसका जो ग्रेवल का डेप्थ रहेगा वो 60 सेंटीमीटर रहेगा। स्लो साइड फिल्टर में क्या था, जितना डेप्थ आपका सैंड का रहेगा उतना ही डेप्थ आपका वाटर का भी रहेगा। ठीक है, उतना ही डेप्थ आपका वाटर भी रहेगा। ये वहाँ का नियम था कि जितना आपका डेप्थ सैंड का रहेगा उतना ही डेप्थ कितना रहेगा, वाटर का रहेगा ऊपर वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये वाला बहुत बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। लास्ट लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रेजेंट एट एनी टाइम ऑफ इन ट्रीटमेंट यूनिट आर 2। हमेशा मिनिमम नंबर कितना रहेगा, मिनिमम नंबर ना, मिनिमम कितना रहेगा हमारे कहीं भी ट्रीटमेंट प्लांट में, मिनिमम नंबर ऑफ फिल्टर कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसमें से एक ऑपरेशनल कंडीशन में रहेगा और एक किसमें रहेगा, स्टैंड बाय में रहेगा। ठीक है, वही बता रहा था कि एक 1+1 के फॉर्म में रहेगा, अगर 2 रहेगा तो एक स्टैंड बाय में रहेगा, वैसे ही 3+1, वैसे ही 4+1, हमेशा एक जो रहेगा वो एक हमेशा क्या रहेगा, स्टैंड बाय पोर्शन पे रहेगा। स्टैंड बाय पोर्शन को अपन तब चालू करते हैं जब आपका जो पहला वाला क्लीन होता रहता है। ठीक है, जब पहला वाला क्लीन होता रहेगा तो स्टैंड बाय वाले को अपन चालू करेंगे, जिससे कि आपका वाटर लगातार फिल्टर होते रहेगा, जिससे कि हमारा डिमांड हमेशा फुलफिल होते रहेगा। ठीक है, एक भी फिल्टर बंद हुआ तो दिक्कत हो सकता है ना। क्लियर है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा, ऐसा टाइम नहीं आएगा कि दोनों फिल्टर खराब हो जाए। ठीक है, ऐसा टाइम नहीं आता है। ठीक है, एक को क्लीन करें तो एक चालू रहता है, और एक को जब हम क्लीन करेंगे तो सही से मेंटेनेंस भी कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉल ओपनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब अपन चेकअप करते रहते हैं, सही तरीके से उसका चेकअप करते रहते हैं। क्लियर है, इसके बाद इसमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स निकालने हैं। फिल्टर यूनिट मतलब कितना फिल्टर यूनिट लगेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे मिनिमम नंबर 2 है, तो यहाँ पे अपन एक एम्पेरिकल रिलेशन से नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं, n = 1.22 into डिस्चार्ज। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्चार्ज, जिसका यूनिट है मिलियन लीटर पर डे, मिलियन लीटर पर डे इसका यूनिट है। अगर आपका वाटर का आपके पास डिस्चार्ज वैल्यू है कि आपको कितना वाटर टोटल आपको ट्रीट करना है, ठीक है, आपको आपका डिमांड पता होगा तो डिमांड यहाँ पे रखोगे, जिससे कि नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे निकल जाएगा, किसका, रैपिड सैंड फिल्टर का यहाँ पे यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ कितना रैपिड सैंड फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आएगा आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, दिख रहा होगा, इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कितना है, 3000 से 6000 लीटर मीटर स्क्वायर पर आवर है। ठीक है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर इसका क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब एक घंटे में 3000 से 6000 लीटर मीटर स्क्वायर की पानी ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक घंटे में, तो ये हमारे डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा जब भी आपका किसी भी न्यू सिटी, ठीक है, कोई भी न्यू सिटी में अपन जो, या आपका बिग सिटी होगा, तो वहां अपन क्या करेंगे, आपका रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका डिमांड को ये फुलफिल कर सकता है। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका अंडर ड्रेन सिस्टम है, यूडी सिस्टम है। ठीक है, यूडी मतलब अंडर ड्रेन सिस्टम शुड बी कैपेबल फॉर कैरिंग अ बैक वॉश डिस्चार्ज इफेक्टिवली, मतलब आपका जो नीचे पाइप लगा हुआ है, ग्रेवल के नीचे जो पाइप लगा हुआ है, उसका वो सही तरीके से बैक वॉश वाटर को निकालने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर बैक वॉश में अपन यूज करते हैं तो वहां पे ज्यादा कुछ दिक्कत हो सकता है ना, मतलब पाइप छोटा पड़ सकता है, पाइप बड़ा पड़ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, वहां पे आपका जो
अंडर ड्रेन सिस्टम में जो पाइपलाइन लगी हुई है वो सही तरीके से एकदम सही लगा होना चाहिए, ताकि आपका जितने भी वाटर का डिस्चार्ज है उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अंडर ड्रेन पाइप है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो पाइप होते हैं अंडर ड्रेन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, लेटरल ड्रेन सिस्टम और मैनिफोल्ड ड्रेन सिस्टम। तो लेटरल ड्रेन सिस्टम क्या होता है, लेटरल ड्रेन सिस्टम में एक आपका बीच में मेन पाइप लगा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ये मेन पाइप लगा रहेगा। इसके बाद इसके बगल बगल में क्या रहेगा, इसके साइड पाइप लगे हुए रहेंगे। ठीक है, इसके क्या रहेंगे, साइड पाइप लगे हुए रहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटरल ड्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब लेटरल ड्रेन सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसमें वो परफोरेटेड टाइप है, और दूसरा जो टाइप है वो स्पिनर टाइप है। परफोरेटेड टाइप में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो मेन पाइप है, मेन पाइप से उसका एक साइड पाइप निकला हुआ रहेगा। इस साइड पाइप के ऊपर हम लोग एक हिस्सा लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक हिस्सा लगा हुआ रहेगा, इसके ऊपर छिद्र बने रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा रहेगा, आपका छिद्र बना हुआ रहेगा, छोटा छोटा ऐसा ऐसा करके ऐसा होल बना रहेगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर टाइप पाइप बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर टाइप बोलते हैं। स्ट्रेनर टाइप पाइप हमें लेटरल ड्रेन पाइप इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका परफोरेटेड टाइप, इसमें आपका जो ये स्ट्रेनर टाइप ये वाला पोर्शन नहीं होता है, डायरेक्ट आपका पाइप में ही यहाँ पे साइड में दिखा रहा आप लोगों को, ये मेन पाइप है। ठीक है, ये मेन पाइप है और ये साइड पाइप है, और इस साइड पाइप के ऊपर ही जस्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसा होल बना रहेगा छोटा छोटा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, फिर से बताता हूँ। जो परफोरेटेड पाइप है, परफोरेटेड पाइप से समझना, ये आपका मेन पाइप हो गया, और मेन पाइप के बाद इसका जो साइड पाइप निकला हुआ रहेगा, और इस साइड पाइप के ऊपर ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे छोटा छोटा होल बना रहेगा। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, परफोरेटेड टाइप लेटरल ड्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल ड्रेन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, परफोरेटेड टाइप और आपका स्टेनर टाइप। स्टेनर टाइप ये वाला है, स्टेनर टाइप। ठीक है, और ये आपका परफोरेटेड टाइप है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दो चीज समझ सकते हैं लेटरल ड्रेन सिस्टम में। लेटरल ड्रेन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बीच में एक मेन पाइप होता है और बगल बगल में इसके साइड पाइप निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ डाटा लिखा हुआ है कि परफोरेटेड टाइप के स्टेनर टाइप का होल का साइज कितना होना चाहिए, है ना, 6 mm टू 13 mm। ये सब यहाँ पे बहुत से डाटा लिखा हुए हैं। इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल डाटा लिखा होगा, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर है, ये पूरे नोट्स हैं इसके बारे में। मतलब परफोरेटेड पाइप का साइज कितना होना चाहिए, स्ट्रेनर का साइज कितना होना चाहिए, जो छिद्र है, जो वॉइड्स है उसमें पाइप में, उसका साइज कितना होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी है। नंबर ऑफ लेटरल पाइप कितने प्रकार से अपन कितना पाइप देना है हम लोग को, मेन पाइप के बाद साइड पाइप कितना देना है, सबका यहाँ पे फॉर्मूला है। इसके बाद पढ़ लेना। ठीक है, ये होमवर्क है, समझ जाओ। ठीक है, तो ये था आपका रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। मे भी आपको रैपिड सैंड फिल्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक बताने वाला हूँ रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर के बीच का कंपैरिजन। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, यही है सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, हमेशा ही पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ये हमेशा बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन देख लेते हैं। इसी का ये थोड़ा रंगीन डायग्राम है आपका रैपिड सैंड फिल्टर का। ठीक है, ये है इसका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में देख सकते हैं, एक एक करके देखते हैं कंपैरिजन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हर बार एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आता है। ठीक है, तो कंपैरिजन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर बार पूछता ही है ना। कुछ आए या मत आए, लेकिन ये कंपैरिजन आ ही जाता है। ठीक है, या तो सिंगल सिंगल पूछेगा कि व्हाट इज स्लो सैंड फिल्टर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, या व्हाट इज रैपिड सैंड फिल्टर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आपका रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो इसकी दो क्वेश्चन आएंगे सिंगल सिंगल, या इसका कंपैरिजन एक अकेले बार पूछ देता है। तो कंपैरिजन में अपन देखेंगे कि एरिया, रैपिड सैंड फिल्टर का एरिया छोटा होता है और स्लो सैंड फिल्टर का एरिया बड़ा होता है। रैपिड सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, कितना, 4000 से 7500, और स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब है कि पर घंटे वो कितना वाटर ट्रीट कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वाटर ट्रीट कर पा रहा है। रैपिड सैंड फिल्टर आपका ज्यादा वाटर ट्रीट कर सकता है और आपका स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा वाटर ट्रीट नहीं कर सकता।
ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रैपिड नाम है। रैपिड मतलब तेजी से आपका वाटर फिल्टर करेगा। तो तेजी से करने के कारण इसमें आपका जो बैक्टीरिया मारने की जो क्षमता है, मतलब सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जब ये सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता तो अपन क्यों यूज करते हैं, मेन चीज है डिमांड। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिमांड को फुलफिल कर पाता है, इसलिए अपन रैपिड सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया ये वाला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है रैपिड सैंड फिल्टर में 98 से 99% है, और आपका स्लो सैंड फिल्टर में जो बैक्टीरिया क्लीनिंग की जो उसका क्षमता है वो कितना है, 99.9 से 99.99% तक की क्षमता है स्लो सैंड फिल्टर की बैक्टीरिया को रिमूव करने का। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन स्लो सैंड फिल्टर होता है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो थोड़ा कम होता है, जिससे कि हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद सैंड की साइज देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर सैंड साइज, इसका जो साइज है 0.4 टू 0.7 mm एंड फ्लो सैंड फिल्टर का 0.2 टू 0.3 mm। ठीक है, मैं आपको वही बता रहा था कि फ्लो सैंड फिल्टर में एकदम फाइन सैंड यूज होता है। ठीक है, एकदम बारीक फाइन सैंड यूज होता है, और यहीं पे आपका बात करें कि रैपिड सैंड फिल्टर में कंपैरेटिवली मोर देन द स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा साइज होता है यहाँ पे, मतलब एक प्रकार से कोर्स सैंड समझ सकते हो। ठीक है, कोर्स सैंड समझ सकते हैं इसको, जिससे कि अगर कोर्स सैंड होगा तो इसके बीच का वॉइड भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद प्री ट्रीटमेंट कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, जो पहला इसका वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसमें कोगुलेशन से होते हुए सेडिमेंटेशन, मतलब कोगुलेशन से होते हुए सेडिमेंटेशन टैंक में आता है, फिर सेडिमेंटेशन टैंक से रैपिड सैंड फिल्टर में आता है। ठीक है, और स्लो सैंड फिल्टर में आपका जो प्री ट्रीटमेंट वाटर है वो कहाँ से आता है, आपका सेडिमेंटेशन टैंक से डायरेक्ट अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया है वो यहाँ पे निकल जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद फिल्टर क्लीनिंग, बैक वॉशिंग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, बैक वॉशिंग यूज करते हैं, और आपका स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग स्क्रैपिंग यूज करते हैं। स्क्रैपिंग मतलब समझिए, स्क्रैपिंग मतलब क्या था, जब हम स्लो सैंड फिल्टर आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो इतना मतलब जो आपका स्मूथ डे का लेयर होता है और आपका सैंड का जो साइज बहुत ही फाइन होने के कारण ऊपर में इम्प्योरिटीज जम जाता है। ठीक है, ऊपर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज जम जाता है, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग स्क्रैप करके निकालते हैं। मतलब हम लोग जब इसको जब हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को जब क्लीन करते हैं तो ऊपर से अपन 2 से 3 सेंटीमीटर का रेती को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते थे, उसमें स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैपिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन, मोर स्किल्ड वर्कर चाहिए इसके लिए। ठीक है, मोर स्किल्ड वर्कर रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, और आपका लेस स्किल्ड वर्कर आपका स्लो सैंड फिल्टर के चाहिए। क्यों, क्योंकि मोर स्किल्ड पर्सन क्यों चाहिए, क्योंकि इसको लगातार आपको 48 से 24 टू 48 आवर में आपको क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद वॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 को आपको ओपन क्लोज करना है टाइम पे, है ना। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। और लेस स्किल्ड वर्कर स्लो सैंड फिल्टर में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वाटर को बस इन करना है, और बाकी आपको नॉर्मली 2 से 3 दिन में आपको स्क्रैप करना है ऊपर वाले लेयर को, है ना। इसके बाद रिमूवल ऑफ कलर, गुड बेटर। ठीक है, मतलब कलर मिटाने में आपका रैपिड सैंड फिल्टर अच्छा होता है, लेकिन बेहतरीन होता है स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए आपका जो स्लो सैंड फिल्टर है बेहतरीन है, 98 से 99% इसका बैक्टीरिया निकल जाता है। और आपका स्लो रैपिड सैंड फिल्टर में आपका थोड़ा, ये भी 98 से 99% है, मतलब उतना बेकार भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन स्लो सैंड फिल्टर के मुकाबले थोड़ा कम है। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद प्रायर वाटर स्टोरेज, स्टोरेज नीडेड और नो नीडेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रायर वाटर स्टोरेज मतलब यहाँ पे जो गटर था, आपको क्या चाहिए, गटर चाहिए। किसमें, स्लो रैपिड सैंड फिल्टर में गटर की आवश्यकता पड़ती है, एक आपको स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमको स्लो सैंड फिल्टर में किसी भी गटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग डायरेक्ट ट्रीट वाटर को आगे भेजते हैं, और यहाँ पे बैक वॉश तो करते नहीं है, तो आपका वाटर एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे आता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, डाटा एक बार देख लेना, और अपने बुक से आपका डाटा मिला लेना कि डाटा यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, ठीक है, तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा रैपिड सैंड फिल्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, और रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच क्या डिफरेंस है। मतलब रैपिड सैंड फिल्टर का जो प्रिंसिपल है ना, जो इसका रनिंग प्रोसेस है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ठीक है, मतलब अभी आपको ये करके बताया था, इसमें वॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 अपन कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करेंगे। बस आप इसको अच्छे से सुनना, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे कर लेना। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है, जब 20 आए होंगे वो इसको देखेंगे सही तरीके से। यही मेन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था प्रोसेस को। अगर आप इसी को समझ गए ना तो आप आराम से थ्योरेटिकल पार्ट बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको डायग्राम देख के थ्योरी बनाना है, वो आप बना लोगे। एक बार मेरे को यहाँ पे
जो मैंने समझाया था उसको सुनोगे तो, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।